नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। आपके साथ मैं हूं अजिता जैन। प्रदूषण विकट, सांसों का संकट। जी हां, जिस तरह की स्थिति पिछले कई दिनों से दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में बनी हुई है प्रदूषण को लेकर, सबके मन में बस अब यही सवाल है कि कब और कैसे इस प्रदूषण से निजात मिलेगी, कब ये सांसों का जो संकट है वो छटेगा। तो दिल्ली में प्रदूषण को लेकर ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। दिल्ली समेत एनसीआर में स्मॉग छाया हुआ है। आज भी प्रदूषण से कोई राहत नहीं है। दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है। तो लगातार दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में प्रदूषण की खतरनाक स्थिति बरकरार है। ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू की गई हैं। अब पहले ग्रैप 1 लागू हुआ, फिर ग्रैप 2 लागू हुआ और अब ग्रैप 3 की पाबंदी लागू करनी पड़ी है, क्योंकि ये जो एक्यूआई है ये 400 के पार पहुंच गया है, यानी कि बेहद खतरनाक श्रेणी में प्रदूषण का स्तर पहुंच चुका है। तो लगातार सुबह के वक्त स्मॉग बना हुआ है। सुबह शाम स्मॉग नजर आता है, दिन के वक्त भी स्मॉग नजर आता है। तो आज के दिन भी प्रदूषण से कोई राहत नहीं। दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई 400 के पार। तो लगातार दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा की स्थिति प्रदूषण के मामले में बद से बदतर होती हुई। हवा में सांस लेना दूभर और ज्यादा मुसीबत जो है वो धुंध ने बढ़ा दी है। फिलहाल जो एक्यूआई है वो आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए। नई दिल्ली का एक्यूआई 404 रिकॉर्ड किया गया है आज का। नेहरू नगर में 422 है। आनंद विहार का एक्यूआई 436 है। लोधी रोड का एक्यूआई 406 रिकॉर्ड किया गया है। चांदनी चौक का एक्यूआई 368 है। और हरियाणा के 12 जिलों में प्रदूषण का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के कुछ जिलों में ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू हैं। सुबह की स्थिति काफी ज्यादा खराब नजर आती है। आज भी कई जगहों पर काफी स्मॉग नजर आया। तो मौसम विभाग की तरफ से कोहरे का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ग्रैप 3 की पाबंदियां हरियाणा के भी कुछ जिलों में लागू कर दी गई हैं। जिस तरह से प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है, ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू की गई हैं। तो कई तरह की पाबंदियां हैं जो ग्रैप 3 के तहत आती हैं। चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण का स्तर अब काफी खतरनाक स्थिति में है। इसलिए ग्रैप 3 लागू किया गया है, जिसके तहत कई पाबंदियां लागू रहेंगी। तो ग्रैप 3 के तहत 5वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। डीजल पेट्रोल से चलने वाले भारी वाहनों पर रोक रहेगी। ऑल इंडिया परमिट वाले टूरिस्ट वाहनों की एंट्री भी बंद रहेगी। और ये देखिए, हरियाणा का जो ओवरऑल एक्यूआई है वो 350 के लगभग। भिवानी का एक्यूआई भी 350 के आसपास है। फरीदाबाद 350 के पार है। गुरुग्राम भी 350 के आसपास है। ये हरियाणा की स्थिति है। रोहतक का एक्यूआई 363, ये भी 350 के पार। हिसार 312। तो ज्यादातर वो जगह जहां पर अभी तक एक्यूआई 200 के ऊपर या 200 के नीचे था, 200 से 300 के बीच था, अब 300 से 400 के बीच। और सोनीपत का एक्यूआई 400 है। और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक दिल्ली की तस्वीर है जहां पर प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी मुंबई की तस्वीर है, वहां की आबो हवा भी धुंध से ढकी हुई नजर आ रही है। जींद और अंबाला की 2 तस्वीरें, जबरदस्त तरीके का वहां पर धुंध देखा जा सकता है। तो कई जगहों पर जबरदस्त धुंध नजर आ रहा है। तो एक तरफ कोहरा, दूसरी तरफ प्रदूषण। और ऐसी स्थिति दिल्ली में, एनसीआर में और हरियाणा में, उत्तर भारत में कई जगहों पर।
तो कई जगहों पर ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। तीसरा चरण है ये प्रतिबंधों का। आइए आपको बताते हैं कि ग्रैप 3 होता क्या है, इसके तहत किस तरह के प्रतिबंध आते हैं, किन चीजों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो प्रदूषण का स्तर जब बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है तब ग्रैप 3 लागू होता है। वायु प्रदूषण के स्तर को बताने वाला मानक है ग्रैप 3। ग्रैप को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कहा जाता है। वायु प्रदूषण से पार पाने के लिए इसे तैयार किया गया है। वायु प्रदूषण की स्थिति पर पहुंचने पर, जब खतरनाक स्थिति पर पहुंचता है तो लागू किया जाता है। कई तरह की गतिविधियों पर इसके तहत प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो ग्रैप 3 के तहत 5वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे, छोटे बच्चे घर पर रहेंगे। डीजल पेट्रोल से चलने वाले भारी वाहनों पर रोक रहेगी। ऑल इंडिया परमिट वाले टूरिस्ट वाहनों की एंट्री भी ग्रैप 3 वाली जगहों पर प्रतिबंधित रहेगी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ वाली साइट पर काम नहीं होगा। पेंटिंग, वेल्डिंग और गैस कटिंग के कामों पर भी प्रतिबंध रहेगा। सड़कों की साफ सफाई जैसे झाड़ू लगाना जिसमें धूल उड़ती है उस पर भी रोक लगेगी। सीमेंटिंग, प्लास्टर और दूसरे कोटिंग वाले कामों पर भी रोक रहेगी। सड़क निर्माण और रिपेयरिंग वर्क पर भी प्रतिबंध रहेगा। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने 3 संवाददाताओं का। हमारे साथ सोनीपत से जुड़ रहे हैं सनी मलिक, गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं नीरज अंबावता और भिवानी से इंद्रवेश दोहन। सबसे पहले हम सोनीपत चलते हैं। सनी, सोनीपत की स्थिति काफी ज्यादा खराब नजर आती है। आज का AQI भी 400 बता रहा है, यानी कि काफी खतरनाक श्रेणी में है यहाँ पर प्रदूषण का स्तर। क्या काफी ज्यादा स्मॉग है, धुंध है, किस तरह से लोगों को प्रभावित कर रहा है प्रदूषण सोनीपत में? जी देखिए अजीता, सोनीपत के अलग अलग इलाकों का अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो अलग अलग है, वो दर्ज किया जा रहा है। कुंडलिया क्षेत्र की हम बात करें तो लगभग 500 के आसपास है, वो दर्ज किया जा रहा है। तो बड़ी इंडस्ट्री एरिया के आसपास 450, तो सोनीपत में 468 है, वो दर्ज किया जा रहा है। जिसके चलते इस वक्त हम सोनीपत शहर में मौजूद हैं और हम आपको तस्वीरें हैं वो दिखा दें। यहाँ पर हालांकि धूप है वो खिली हुई है, लेकिन जो स्मोग है वो धीरे धीरे है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। आसमान में जैसे जैसे दिन गुजरेगा वैसे वैसे स्मोग है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे ही स्मोग का कहर है वो हवा में है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ग्रैप 3 की जो सावधानियां हैं वो लागू कर दी गई है, जिसके चलते निर्माण कार्यों में स्कूली बच्चों की छुट्टियां हैं वो 5वीं तक है वो कर दी गई है। उसके अलावा कई ऐसे कार्य हैं जहां से धूल उठती है वहां पर बिल्कुल उनको बंद है वो करने के आदेश है वो जिला उपायुक्त ने वो जारी कर दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट है वो देखने को नहीं मिल रही है। केवल खतरनाक स्तर पर ही एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दर्ज किया जा रहा है। लगातार आबो हवा है वो खराब होती हुई सोनीपत की नजर आ रही है। जी अजीता, बिल्कुल। तो छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन ऑफिसों को लेकर भी कोई आदेश जारी हुए हैं क्या? बिल्कुल अजीता, अगर हरियाणा सरकार आदेश करेगी तो स्कूल या जो दफ्तर है उनके जो टाइमिंग है वो बदले जाएंगे। दिल्ली में जो टाइमिंग है वो बदल दी गई है, लेकिन हरियाणा में अभी जो दफ्तरों की जो टाइमिंग है वो जो की जो है वो रखी गई है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। अगर हरियाणा सरकार आदेश करेगी ग्रैप 3 में तो ही दफ्तरों की जो टाइमिंग है वो बदली जाएगी। अजीता ठीक है, हम चलेंगे गुरुग्राम। हमारे संवाददाता नीरज अंबावता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, गुरुग्राम में भी AQI जो है वो 300, 350 ग्रैप 3 लागू हो चुका है। ये बताइए कि किस तरह से स्थानीय स्तर पर प्रदूषण से निपटने की कवायद हो रही है, अगर हो रही है तो? हाँ जी बिल्कुल। देखिए लगातार अगर हम पोल्यूशन लेवल की बात करते हैं तो ये 3-4 महीने बेहद ख़राब रहते हैं और इस 3-4 महीनों में लोगों को सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती है, तो वहीं आंखों में जलन चुभन की शिकायतें भी होती है। हालांकि लगातार पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा था और हम लगातार बात कर रहे थे कि अब आखिरकार वक्त आ गया है कि हेलो बताइए नीरज, आपको सुन रहे हैं।
जी बिल्कुल, हम लगातार बात कर रहे थे कि 3-4 दिन पहले भी कि अब वक्त आ चुका है कि ग्रैब 3 के नियम लागू किए जाए और आखिरकार वो अब ग्रैब 3 के नियम भी लागू कर दिए गए हैं और उनमें कई तरह की पाबंदियां हैं और ख़ास तौर पर अगर हम पाबंदियों की बात करें तो वो तमाम पाबंदियां लगाई गई है जिससे पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। चाहे हम जो है डीजल और पेट्रोल के जो वाहन है BS3 और BS4 उनको भी जो है पूरी तरह से बंद किया गया है। साथ ही साथ जो निर्माण था उस पर भी रोक लगा दी गई है, किसी तरह की धूल नहीं उड़ेगी, गैस वेल्डिंग नहीं होगी, यानी साउंड पोल्यूशन से लेकर जो धूल उड़ाने का काम तमाम चीजें करती थी या फिर कहे कि तोड़फोड़ जो लगातार गुरुग्राम में तेजी के साथ GMD नगर निगम तमाम विभाग कर रहे थे उन पर भी रोक लगा दी है ताकि धूल जो है वो आसमान में ना उड़े और इससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिले। लेकिन अगर हम पोल्यूशन कम करने की बात करते हैं कि आखिरकार गुरुग्राम के तमाम विभाग किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं और क्या पोल्यूशन को रोकने में तमाम डिपार्टमेंट कारगर साबित हो रहे हैं। अगर सबसे पहले बात करते हैं नगर निगम की, तो नगर निगम की तमाम टीमें अपने अपने इलाकों में जो है एंटी स्मोक गन के जरिए पेड़ों पर छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो धूल के कण पेड़ों पर जमे हुए हैं वो नीचे आ सके और पोल्यूशन से किसी तरह से लोगों को राहत मिल सके। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं तो लगातार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऐसे लोगों के जो है वो चालान कर रहा है जो कि ग्रैब 2 और ग्रैब 3 के नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं या फिर किसी तरह का पोल्यूशन फैलाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं अगर हम एग्रीकल्चर विभाग की बात करें तो लगातार, हालांकि गुरुग्राम में इतने किसान नहीं है कि उनके ऊपर कई टीमों का गठन किया जाए, लेकिन लगातार एग्रीकल्चर विभाग भी किसानों पर नज़र बनाए हुए है कि किसी तरह की पराली ना जलाई जा सके और इसको लेकर तमाम अलग अलग विभागों की बात करें, चाहे हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो उन्होंने भी अलग अलग एक टीम का गठन किया है कि किस तरह से पोल्यूशन को कम किया जा सके। फायर विभाग भी लगातार पेड़ों पर पानी का छिड़काव कर रहा है। तो कुल मिलाकर कोशिश सवाल ये है अपने नीरज, सवाल ये है कि ये जो कोशिश कवायद हो रही है ये कारगर साबित क्यों नहीं हो रही है। ग्रैब 1 जब लागू हुआ था तब भी कुछ प्रतिबंध लागू हुए थे, लेकिन उसके बाद ग्रैब 2 लगाने की नौबत आई, उसमें भी प्रतिबंध लागू हुए, एक लेवल ऊपर के प्रतिबंध थे वो भी कारगर साबित नहीं हुए। अब ग्रैब 3 तक बात आ गई है, तो दिक्कत कहां हो रही है? पोल्यूशन कम हो क्यों नहीं रहा है इन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद? देखिए, ग्रैब 1 लागू किया गया, 2 लागू किया गया और अब 3 लागू किया गया। लगातार इसी तरह से बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं ग्रैब 4 के नियम भी लागू किए जाएंगे। OD1 का फॉर्मूला भी देखने को मिल सकता है अगर पोल्यूशन लेवल कम नहीं हुआ। लेकिन अगर इस पोल्यूशन लेवल की बात करें कि एक जिला या फिर दिल्ली NCR के तमाम जिलों को जो है इकट्ठा होकर एकजुट कमेटी बनानी पड़ेगी और उसके बाद ही कहीं ना कहीं पोल्यूशन पर पार पाई जा सकती है। क्योंकि लगातार पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन लेवल एक हवा है और इस हवा को कम करने के लिए कहीं ना कहीं जो है एक डिस्ट्रिक्ट इसमें कारगर साबित नहीं हो सकता। क्योंकि अगर खासतौर पर गुरुग्राम की बात करते हैं और गुरुग्राम में जब हवा चलती है तो जाहिर सी बात है वो फरीदाबाद तक भी जाएगी, नोएडा तक भी जाएगी, गाजियाबाद और दिल्ली के कई इलाकों में भी जाएगी। और इसी तरह से लगातार यही कारण है कि दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पर पोल्यूशन बढ़ाने का ठीकरा फोड़ती है तो फिर हरियाणा सरकार जो है कहीं ना कहीं पंजाब को टोपी पहनाने का काम करती है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दिल्ली NCR के तमाम जितने भी जिले हैं उन तमाम जिलों की एक कमेटी बनाई जा सके और किस तरह से इस पोल्यूशन को कम किया जा सकता है इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मंथन करने की जरूरत है, तभी जाके कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन कम हो सकता है। लेकिन ग्रैब 3 के जिस तरह से नियम लागू किए गए हैं उससे कहीं ना कहीं उम्मीद कयास यही लगाए जा सकते हैं कि पोल्यूशन लेवल कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कम हो सकता है। ठीक है, हम चलेंगे इंद्रवेश दोहन के पास, हमारे संवाददाता भिवानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रवेश, भिवानी की स्थिति भी हम देख रहे हैं लगातार खराब बनी हुई है, कई दिनों से प्रदूषण का मामला हो या फिर धुंध छाई हुई हो। आज क्या सूरत हाल है भिवानी का और यहाँ पर किस तरह की कोशिश की जा रही है, किस तरह के एफर्ट्स किए जा रहे हैं प्रदूषण को काबू करने के लिए? बात करें तो भिवानी में जो AQI काफ़ी बढ़ा हुआ है। हालांकि धुंध जो है वो नहीं है, लेकिन बावजूद इसके धुआं जो है पूरे वातावरण में प्रदूषण है। AQI 390 को क्रॉस कर चुका है। आंखों में जलन की समस्या हर व्यक्ति यहाँ महसूस कर रहा है, बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पे दिखते हो रही हैं। और ग्रैब 3 जो है यहाँ पे लागू कर दिया गया है, जिसके तहत डिमोलिशन के जो कार्य हैं, निर्माण के कार्य हैं, खुदाई और भराई के कार्य हैं, उसके अलावा माइनिंग का यहाँ पे काफ़ी 3-4 जोन ऐसे हैं माइनिंग के जहाँ माइनिंग होती है, उस कार्य पर भी प्रतिबंध जो प्रशासन द्वारा लगाया गया है। क्रैशेस जोन को जो बंद किया गया है, उसके साथ ही जो भी पॉलिशिंग का है
वर्निशिंग का है और टाइल कटाई का कार्य है। इन सभी कार्यों पे जो है प्रतिबंध जो है लगाया गया है। हालांकि राष्ट्रीय महत्व और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई जो बिंदु हैं उन पे कोई प्रतिबंध फिलहाल नहीं है, लेकिन प्रशासन की तरफ से छिड़काव ही कुछ जगह जो है फिलहाल किया जा रहा है। हालांकि जोग्राफिकल तौर पे देखें तो जैसे ही वातावरण गर्म रहता है तो ये जो धूल धुआं है ये ऊपर की तरफ चला जाता है। जैसे मौसम ठंडा होता है ये नीचे की तरफ जो है आ जाता है, तो उसके कारण सबको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसकी जो पूरा हल जो कह सकते हैं कि बरसात होती है तभी ये हो पाएगा। जोग्राफिकल स्थितियाँ पूरे एनसीआर की इस तरह बनी हुई है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इंद्रवेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। नीरज आपका भी धन्यवाद और सनी आपका भी शुक्रिया। तो प्रदूषण की स्थिति लगातार खतरनाक, येलो ऑरेंज अलर्ट भी लागू किया गया है हरियाणा में कुछ जगहों के लिए, तो कुछ ज़िलों में स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन अगर हम पूरे हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो प्रदूषण से कहीं भी कोई राहत नहीं है। हर दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इस जहरीली हवा में सांस लेना सभी की मजबूरी हो गया है। सुबह के वक्त ज़बरदस्त धुंध छाई रहती है और ऐसे में ये भी समझ पाना मुश्किल होता है कि ये प्रदूषण है या कुछ और। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, मुंबई, जींद और अंबाला की। ग्रैप 3 की पाबंदियां अब लागू करने की नौबत आ गई है। ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है क्योंकि प्रदूषण काबू से बाहर है। तो बेकाबू होता है ये प्रदूषण और सर्दी का मौसम जहां पर धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, तो दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा वासियों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त, मुश्किल दिन। और क्योंकि हर साल इन दिनों ऐसी ही स्थिति रहती है, तो ये जो सर्दी के महीने हैं ये दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा वासियों के लिए काफी भारी गुजरते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक ये प्रदूषण, लेकिन मजबूरी इस हवा में सांस लेना। रोज सुबह दिल्ली, एनसीआर वासियों की आंखें खुलती हैं जबरदस्त धुंध के बीच और तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें भी लोग करते हुए पाए जा रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। और हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अनिल यादव जुड़ रहे हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं HCMS एसोसिएशन के। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और डॉक्टर चंद्रमोहन, वेदर एक्सपर्ट, भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दोनों से ही हम चर्चा करेंगे, आखिर ये जो वेदर कंडीशन बनी हुई है क्या है, ये क्यों है ये वेदर कंडीशन, इस पर हम जानकारी लेंगे। और साथ ही डॉक्टर अनिल यादव से भी जानेंगे कि किस तरह से प्रदूषण से अपने आप को बचा सकते हैं वो लोग जो मजबूर हैं इस प्रदूषण के बीच रहने के लिए। डॉक्टर चंद्रमोहन, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। आप वेदर एक्सपर्ट हैं, बड़ी असमंजस की स्थिति है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप ये असमंजस दूर करिए। अचानक से पिछले कुछ दिनों से ये जो जबरदस्त धुंध देखने को मिल रही है, कोई समझ नहीं पा रहा है क्या है ये कोहरा है जो सर्दियों में आम बात है या फिर ये प्रदूषण है जो कि बहुत ही खतरनाक है? जी बिल्कुल। देखिए, पिछले काफी दिनों से अगर हम बात करें अक्टूबर की, तो मौसम में बदलाव, हल्का मौसम में बदलाव आया था, परंतु अभी अक्टूबर और नवंबर के पहले पखवाड़े में गर्मी का एहसास हो रहा था, जबकि सर्दी शुरू हो गई थी। परंतु जैसे ही 10 तारीख को एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय हुआ, तो उससे एक कमजोर चक्रवाती सर्कुलेशन पंजाब पर बना, तो जिसकी वजह से पूरे इलाके में नमी की मात्रा बढ़ गई। इससे पहले त्योहारी जो सीजन था दिवाली वाला, उसमें लगातार आतिशबाजी, साथ में पटाखे चलाने की प्रक्रिया और इन्हीं की आड़ में पराली जलाने की प्रक्रिया पाकिस्तान में, पंजाब में और हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में बढ़ी पटाखों की आड़ में, जबकि इन चीजों पर बिल्कुल प्रतिबंध है सरकार की तरफ से, परंतु फिर भी लोगों ने आतिशबाजी की, तो उसकी वजह से जो हमारे यहाँ हवाओं की में जहर घुल गया था, तरह तरह का जो प्रदूषण था वो शामिल हो गया था। और साथ में जब नमी आई तो कोहरा बना, कोहरे के साथ जब
डस्ट पार्टिकुलर और इस प्रकार की जो जहरीली गैसें जब मिल गई तो कोहरा जो था यानी फॉग जो था वो स्मोक का रूप धारण कर लिया। अब हम देखते हैं पिछले 4-5 दिनों से लगातार पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, बल्कि मैं ये कहता हूं कि पूरे जो मैदानी जो राज्य हैं जिसमें पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार तक ये जो स्मोग, जो कोहरे की जो सफेद चादर, यानी इसको हम शुद्ध हिंदी में बोलें तो धूम कोहरा बोलते हैं इसको, कोहरा जमा जो स्मोग, तो दोनों चीजों से मिलने से ये स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो गई। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, साथ में जो चर्म रोग, साथ में आंखों के रोग, बाल के रोग, इस प्रकार के जो रोगी हैं उनकी तादाद हॉस्पिटल में अगर हम देखते हैं तो उनकी लंबी कतारें लग गई। तो ये जो स्थिति है, जैसे शीत ऋतु स्टार्ट होती है और जब क्योंकि अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहे हैं परंतु कमजोर श्रेणी के हैं, अगर ये मध्यम श्रेणी के हो बारिश हो जाए तो इस समस्या से निजात मिल सकता है। नहीं डॉक्टर किंतु अभी चंद्रमोहन, ऐसा- मैं आपसे ये समझना जी। चाह रही हूँ, ये जो अभी पिछले 4-5 दिन का आपने जिक्र किया, क्योंकि सर्दी अभी भी उस तरह से नहीं आई है जिस तरह से आनी चाहिए थी, लेकिन ये जो धुंध है ये बहुत जबरदस्त तरीके से इसका अटैक देखने को मिल रहा है। तो अभी जो धुंध हम लोग देख रहे हैं पिछले 4-5 दिन से, इसमें प्रदूषण की मात्रा कितनी है, प्रदूषण का लेवल कितना है और कोहरा कितना है? और जो धुंध है इसमें 10 पार्टिकुलर और जो जहरीली गैसें मिल गई, तो ये जो फॉग यानी धुंध है इसने स्मोग का रूप धारण कर लिया है। तो जो अब अगर हम देखते हैं तो ये रात्रि से ही स्टार्ट हो जाती है, पंजाब साइड से शुरू होता है, फिर इसके बाद हरियाणा और धीरे धीरे दिल्ली, एनसीआर। आज थोड़ी सी इसमें कमी देखने को मिली क्योंकि एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते हैं तो पछुआ हवा चलती है, तो पछुआ हवाओं ने इस परत को थोड़ा सा कम कर दिया है, परंतु आने वाले दिनों में इस प्रकार की गतिविधियां और देखने को मिलेंगी। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ डॉक्टर चंद्रमोहन, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच डॉक्टर अनिल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका सूर्या समाचार पर। लगातार जो अभी वेदर कंडीशंस बनी हुई हैं बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि विजिबिलिटी प्रभावित हो रही है, वो एक अलग बात है। आप सुबह उठते हैं, आपको दूर का दिखता नहीं है, आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, रास्ते में दिक्कत होती है, लेकिन उससे ज्यादा दिक्कत की बात यह है जब आप सांस लेते हैं, हवा में सांस लेना मजबूरी है। जब आप सांस लेते हैं तो आपको बहुत भारीपन लगता है, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने ऑक्सीजन इनहेल की है, ऐसा लगता है आप कुछ जहर इनहेल कर रहे हैं, आपको घुटन महसूस होती है। तमाम तरह के लक्षण, तमाम तरह की शिकायतें, हर कोई इनसे रोज 2-4 हो रहा है। मजबूरी है दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा में रहना, क्योंकि लोगों का काम यहाँ है, घर यहाँ है। ये बताइए कि कितना खतरनाक है इस तरह की हवा में सांस लेना और कैसे इस खतरे से बच सकते हैं, बचा जा सकता है? जी, पहले तो अजीता जी बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण और इतने इम्पोर्टेंट जो रेलेवेंट टॉपिक पर मुझे आपके चैनल के माध्यम से जोड़ने के लिए। और मैं दूसरी बात माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में, और साथ में नमस्कार करूँगा आपको भी, और जो मेरे साथी हैं जो डॉक्टर साहब मैं सुन नहीं पाया उनका नाम, तो सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने कहा, डॉक्टर साहब अभी बता भी रहे थे कि प्रदूषण इस समय बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। ये ऐसा मौसम होता है अजीता जी जब प्रदूषण जो क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण मैक्सिमम हो जाता है, उसमें चाहे तो हवा का रुकना हो जाए, साथ में पराली का जलना हो जाए, साथ में जो स्टेगनेंट जो विंड की स्पीड है उसके कारण, और जो सारा पोल्यूशन है वो नीचे आ जाता है। नीचे आने के कारण थोड़ा सा फॉग की अमाउंट रहती है, और साथ में थोड़ा सा ये पोल्यूशन तो स्मोक बन जाता है। तो पर्टिकुलरली हम ये नहीं कहेंगे कि ये फॉग है, ये स्मोक होता है, जिसमें कि पोल्यूटेंट्स का बहुत बड़ी क्वांटिटी रहती है जी। एक्सीडेंट्स तो एक मेजर कंसर्न है ही, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर ये हमारे शरीर पर बहुत गंभीर असर डालता है। लोकल मतलब गले में खरांश से लेके लंग्स में जाने तक, उसकी बीमारियों से लेके, सांस की बीमारियों से लेके, गर्भवती महिलाओं में लेके, तो ये जो हवा का, वायु का प्रदूषण है, जो एयर पोल्यूशन है, वो हमें
हर अंग पर असर डालता है, तो इसको हम नकार नहीं सकते। इसके लिए बिल्कुल ये एक चिंता का विषय है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये एक गैस चैम्बर है, हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। डॉक्टर हर साहब आदमी करें को घर क्या? से जी देखिए जी, हम दो चीजें हैं इसमें, एक तो प्रिवेंशन और एक प्रिकॉशन। ठीक है जी, इसका इलाज नहीं है, इलाज तो ये बीमारी नहीं है, ये तो हमने उत्पन्न की है जी और ये कोई कीटाणु नहीं है। तो पहले तो हम प्रिवेंशन कैसे करें, तो जैसा कि हम सभी विभिन्न माध्यमों से जानते हैं कि हमें कुछ चीजों को हम नहीं रोक सकते। जो विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। जो जलवायु है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हम जो कचरा है उसको जलाएं नहीं। ये हर आदमी रोक सकता है। हम जनरली क्या करते हैं, हम देखते हैं अपने घर के बाजू में, कॉलोनी में, कहीं पे भी पुराना सूखा कचरा वो जला दिया जाता है, जो कि एक भारी मात्रा में प्रदूषण पैदा करता है। दूसरा, समाज की जो सामूहिक जिम्मेदारी है कि कम से कम हम ऐसे उपकरणों का प्रयोग करें जिनसे कि कार्बन का या पोल्यूटेंट्स का एमिशन होता है। जैसा कि सरकार और सभी आप लोगों के माध्यम से भी हम सुनते आए हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैक्सिमम यूज होना चाहिए। कोशिश करें कुछ जगह पर साइकिलिंग करनी चाहिए। हमें आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, कोशिश करनी चाहिए, सरकार सब्सिडी भी दे रही है कि उनका उपयोग करना चाहिए। तो ये तो है प्रिवेंशन के कारण है, और ये तो है प्रिवेंशन, हम पोल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं। प्रिकॉशन दूसरा है कि ये तो कम्युनिटी करेगी, लेकिन हम एज इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब अपने शरीर संक्षेप को में बचाने के बताइएगा, लिए। समय खत्म हो गया है जी बस जी कार्यक्रम जी, का। तो बस मैं इसके बहुत लिए जल्दी जी से आपसे जी जानना चाहती जी हूँ, क्योंकि बाहर जी निकलना मजबूरी जी है, आप घर में नहीं जी बैठ सकते कामकाजी लोग, जी तो ऐसे में क्या कर जी सकते जी हैं? जी 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 देखिए जी, जब हम बाहर निकलें सुबह शाम, एक तो हम घूमना बंद करें। आज एक दो महीने हमें बाहर घूमने से परहेज करना चाहिए, और खास करके ऐसे लोगों को जो वृद्ध हैं, जो गर्भवती हैं, या जो किसी सांस या हृदय के रोग से पीड़ित हैं, उनको सुबह या शाम को घूमने से बचना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए जब तक कि जरूरी ना हो, काम के सिलसिले में ही बाहर जाएं क्या दोपहर में भी घूमने नहीं के घूम लिए। सकते डॉक्टर साहब, या समय बदल दें? जी देखिए जी, सुबह शाम क्या दोपहर भी नहीं, अपने घर के बाहर धूप सेकिए, ठीक है। घूमना जरूरी नहीं है इस टाइम पे। जो भी एक्सरसाइज करें अपने घर के अंदर कर लें। ठीक है। बाहर का एनवायरनमेंट है वो ज्यादा पोल्यूटेड है घर के एनवायरनमेंट से। ठीक है। दूसरा, यदि हम बाहर जाते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मास्क लगा लें। जब भी हम रोड पर निकल रहे हैं तो हमें मास्क लगाना चाहिए। तीसरी बात, अपने घरों के अंदर हम इंडोर प्लांट्स हैं जो कि एयर प्योरीफायर की तरह काम करते हैं, जो कि सभी आप लोग जानते हैं, जैसे स्नेक प्लांट है, ठीक है, एरिका वो पाम लगाएं है, जी, या बिल्कुल। मनी प्लांट है, वो लगा सकते हैं। तो कुछ जो दूषित जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते ठीक हैं। है। और चौथी चीज, जैसे हम सभी को पता है कि जो प्राणवायु हमें देते हैं वृक्ष, जो हमारे पुराने समय से हम जिनको पूजते भी आए हैं, तो हर आदमी कम से कम ज्यादा से एक ज्यादा साल पेड़ में। पौधे लगाएं। डॉक्टर साहब जी माफी चाहूंगी जी क्योंकि समय खत्म हो जी गया है, मैं और समय नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे को डॉक्टर चंद्रमोहन से ये जरूर पूछना था। हर कोई ये जानना चाहता है, क्या कोई राहत भरी खबर है डॉक्टर चंद्रमोहन आने वाले दिनों के लिए, या पूरी सर्दी ऐसे ही गुजरेगी? बहुत जल्दी से एक लाइन में बताइएगा। देखिए, अगर हम बात करें राहत की, तो जब तक मौसम का इस स्मॉग पर बड़ा असर पड़ता है, जब तेज गति की पश्चिमी हवाएं चलें तो ये परत हट सकती है। साथ में अगर बारिश की गतिविधियां हों तो भी ये तो परत छट सकता है। से निजात मिल सकती है। तो ये ऐसा नवंबर के महीने में अंत में कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं ठीक तो है। नवंबर दिसंबर में बारिश होती है, परंतु अभी जेट धाराओं की वजह से सभी पश्चिमी विक्षोभ उत्तरायण हो रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से अभी बारिश की गतिविधियां नहीं है। लेकिन तो उम्मीद, अभी आने ठीक वाले है, उम्मीद रखी जा सकती है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। बहुत शुक्रिया अंत में नवंबर में अंत में जी, उम्मीद नवंबर की एंड जा में थोड़ी सकती सी है। राहत की उम्मीद है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी। चंद्रमोहन और डॉक्टर अनिल यादव, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।